दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको वाकई बिग न्यूज़ देखने को मिलेगी। तेल अवीव पर ईरान ने बरसाया है हजारों किलो बारूद। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के मरकज को दहलाया। रिहायशी इमारतों में मची तारीखी तबाही। सऊदी अरब और यूएई कभी भी कर सकते हैं ईरान पर हमला, जंग में हो सकते हैं शामिल। गल्फ के मुल्कों का ऑल आउट वॉर प्लान तैयार। इस्लामाबाद में सीक्रेट मीटिंग की खबर। क्या ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबाफ अमेरिका की मदद से पहुंच गए पाकिस्तान? ईरानी सियासत को लेकर आखिर बड़े दावे क्यों हो रहे हैं और क्या हैं ये बड़े दावे, बताएंगे हम। और यूरोपीय यूनियन की आखिरी वार्निंग, तेल गैस की कीमतों से दुनिया बेहाल, अब जंग रोकना ही आखिरी रास्ता। क्या ट्रंप के कानों तक पहुंचेगी ये आवाज? हेडलाइंस बहुत कम थी, खबरें ज्यादा हैं, धमाकेदार हैं। आखिर तक बने रहिए। ईरान ने 24 मार्च की सुबह इसराइल को दहला कर रख दिया। यह हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में शुमार किया जाएगा, क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जैसे ही इसराइल में 11 बजे 12 बज गए, ईरान की मिसाइलों ने एक बार फिर इसराइल के दिल यानी तेल अवीव को दहला दिया है, जहां आज मंगल को 24 मार्च 2026 को सुबह हुए हमलों में भारी तबाही की खबरें और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आधी रात के बाद से अब तक इसराइल में कम से कम 6 मरतबा हवाई हमलों के सायरन बज चुके हैं और तेल अवीव के आसमान में धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते हैं। तबाही के मनाजिर भी आपके सामने हैं। खबर के मुताबिक इस्राएली पुलिस ने तस्दीक की है कि तेल अवीव पर गिरने वाली एक मिसाइल में करीब 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटक यानी बारूद मौजूद था, हर एक मिसाइल में। इस धमाके से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, बताया गया, और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। देख रहे होंगे मेगन डेविड एडम, जो वहाँ की एम्बुलेंस सर्विस है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, दर्जनों, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कई जगह 6 से 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सेंट्रल तेल अवीव के अलावा रोश हाइन इलाके और कई जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे हैं। मिसाइलों के डेब्री और धमाके सिर्फ तेल अवीव तक महदूद नहीं रहे, बल्कि शहर के मशरिक में मौजूद रोश हाइन में भी ज़बरदस्त नुकसान की इत्तला और तस्वीरें आई हैं। तेल अवीव में ही 7 अलग अलग जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े गिरने की या मिसाइलें गिरने की खबर है। इनमें से एक सीधा रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल जा गिरी। फायर ब्रिगेड की टीमें, गाड़ियां और सब मलबे में लगी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि तेल अवीव पर 100 किलो बारूद वाली मिसाइल का गिरना ये जाहिर करता है कि ईरान अब इस जंग को आर पार के मुकाम पर ले आया है। रात ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, बड़ा सरप्राइज तैयार है। शायद ये वही था या इससे आगे भी कुछ है। जब रिहायशी इलाकों में इतनी भारी तादाद में धमाके हो रहे हों तो ये साफ हो जाता है कि इसराइल में अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। अमेरिका की तरफ से 48 घंटे की मोहलत के पर्दे के पीछे चल रही बातचीत के बीच ईरान का ये हमला एक बड़ा पैगाम है कि वो किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और फिर आज इसराइल और अमेरिका ने सुबह ईरान पर बड़े हमले भी कर दिए, उसका बदला भी है। अगर ये मिसाइल हमले इसी तरह जारी रहे तो आने वाले कुछ घंटों में जो तबाही होगी उसकी हमने और आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इसराइल की तबाही की कुछ और खबरें और कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। इसराइल के दिल तेल अवीव में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी है। हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले के बाद शहर में कई क्रैश साइट्स सामने आई हैं। मलबा कई जगह दिखा है, आग कई जगह है, तबाही कई जगह हुई है। यानी अलग अलग जगहों पर मिसाइल या उसके टुकड़े गिरे हैं। एक बिल्डिंग के डैमेज होने की खबर है, कुछ और ये खबरें हैं उनके मुताबिक, बाकी तो 3-4 की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 4 लोग जख्मी हुए हैं, कुछ जगह कहा जा रहा है। हालात ज़्यादा ख़राब हैं फिलहाल। आज मेगन डेविड एडम यानी इसराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने ये कंफर्म किया है कि कई जगहों पर टीमें भेजी गई हैं, जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। इसराइली मीडिया की माने तो राहत की बात यह है कि अभी तक कोई मारा नहीं गया है और कह रहे हैं कि हालात पूरी तरह से काबू में। और तस्वीरें बता रही हैं कि अगर ये काबू होता है तो बेकाबू क्या होता है हम सोच भी नहीं पाएंगे। तस्वीर साफ है, सब कुछ बता रही है कि ईरान की मिसाइलें लहरा के आ रही, झूम के आ रही, मस्त होकर आ रही हैं और आकर गिर रही हैं। और इसराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहा। भाई, ईरान अगर दर्जनों मिसाइलें दाग रहा है तो कुछ मिसाइलें गिर रही हैं, बाकी इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन जो गिर रही हैं
और जो नहीं गिर पा रही उनके शार्पनेस जो तबाही मचा रहे हैं, अब उनकी तस्वीरें छुपाई नहीं छुप रही। आप सोचिए, मैंने इतनी तस्वीरें आपको दिखाई, न जाने कितनी तबाही हुई होगी। ये तो सेंसर्ड होने के बाद आ पाई हैं, इसराइली मीडिया के जरिए बाहर आ पाई हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, ये बता रहे हैं कि अब जंग का दायरा जो है 24 मार्च 2026 में और फैलता जा रहा है और ईरान के हमले और तगड़े होते जा रहे हैं। और आगे सुन लीजिए इस जंग की अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी, इस जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर ये है आज की कि ईरान पर सऊदी अरब हमला कर सकता है और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट भी दूसरे किस्म के अटैक का प्लान कर रहा है और ये कभी भी हो सकता है। सऊदी अरब और यूएई अब ईरान के खिलाफ इस जंग में सीधे तौर पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक नहीं, कई अखबारों की हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 मार्च में यही कह रही हैं। पूरे मिडिल ईस्ट का मंजर पूरी तरह से बदलने वाला है। इस खूंखार जंग को लगभग 1 महीना पूरा होने को है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इन गल्फ के मुल्कों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। 24 मार्च को वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी ज़मीन पर मौजूद किंग फहद एयर बेस को अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अब तक सऊदी अरब अपनी ज़मीन या एयर स्पेस को ईरान पर हमलों के लिए देने से बच रहा था। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि ईरान के हमलों को बर्दाश्त करने की उनकी भी एक हद है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कोई ये समझता है कि गल्फ़ के मुल्क जवाब देने की ताकत नहीं रखते तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये भूल अब दूर हो जाएगी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ा बयान है। अब तक सऊदी अरब या कोई अरब मुल्क इस जंग में नहीं उतरे थे ईरान के खिलाफ, लेकिन उनकी ज़मीन पर रोज़ होते हमलों के बाद अब लग रहा है कि ये लोग कूदेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा कूदना ना पड़े, हमें ये लग रहा है। सऊदी अरब तो ईरान पर मिलिट्री एक्शन कर सकता है, हमला ही करेगा मिसाइल से और फाइटर जेट से, लेकिन यूएई ईरान को मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक चोट देने की तैयारी में है, रिपोर्ट ये कहती है। यहाँ सऊदी अरब मिलिट्री तौर पर आगे बढ़ रहा है, वहीं यूएई ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके माली ठिकानों पर इकोनॉमिक हमला शुरू कर दिया है। दुबई में मौजूद ईरानी अस्पताल और ईरानी क्लब को बंद कर दिया गया है, काम शुरू हो चुका है। यूएई ने साफ कर दिया है कि वो अपनी ज़मीन पर मौजूद उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को सील कर देगा जिनका इस्तेमाल ईरान की हुकूमत या आईआरजीसी अपने एजेंडे के लिए कर रहे हैं। यूएई ने ईरान को यह भी धमकी दी है कि वो उनके अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर सकता है, जिससे ईरान की पहले से गिरती हुई इकनॉमी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस नए डेवलपमेंट से तमाम अरब मुल्क खतरे की जद में भी आ गए हैं, क्योंकि अगर सऊदी अरब और यूएई इस जंग में सीधे कूदे तो फिर उनके शीशे के घर यानी उनके आलीशान शहर और तेल के कुएं महफूज नहीं रहेंगे। अब तक ईरान ने सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया इन ममालिक में जहां से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन अब सीधी जंग का ख़तरा इन अरब मुल्कों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि सऊदी अरब और यूएई का इस जंग में शामिल होना अमेरिका के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन खुद इन मुल्कों के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। जब ईरान की मिसाइलें पहले से ही रियाद तक पहुंच रही हैं तो खुलकर मैदान में आने के बाद तबाही का मंजर क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ये मुल्क जो नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो ईरान को झुकाने के लिए है, लेकिन अगर ईरान ने ऑल आउट वॉर का रास्ता चुना तो जो बर्बादी होगी उसकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आखिर में एक बात याद दिला दूं कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार कह रहा है, ये उसी की रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकती है ताकि 3 मुस्लिम मुल्क उकसावे में आकर आपस में लड़ बैठें। तो फिलहाल थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को हम तो क्या दुनिया के बड़े बड़े अखबार भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए तो दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को उठा लिया है कि सऊदी यूएई प्लान कर रहे हैं। मजबूरी में करें, प्लानिंग के तहत करें, साजिशन करें, हमला कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही दोनों कानों से, किसी को एक कान से नहीं सुनाई दे रही। कोई कह रहा है कि आदिल भाई आपकी जगह संगीत चल रहा है। तो भाई ये मेरी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स को मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है। आप लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वॉच टाइम तो मुझे पता है।
तो जिन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं उनसे कहता हूँ, आप जिन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कमेंट करके उन्हें बताइए भाई हमें मस्त सुनाई दे रही है। तो ये ना उनके फ़ोन की प्रॉब्लम है, ना मेरी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब में कुछ है कि कुछ लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने 30 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। गल्फ के मुल्कों पर अब भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं ईरान के। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज मंगल को ऐलान किया कि उसकी फ़ौजी ताकतों ने ईस्टर्न प्रोविंस में मशरकी सूबे में घुसपैठ कर रहे कम से कम 30 ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। अल अरेबिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस जंग के शुरू होने से अब तक ईरान ने इसराइल के मुकाबले गल्फ के मुल्कों पर कहीं ज़्यादा हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 85% हमले गल्फ के अरब ममालिक पर किए, जबकि सिर्फ 15% हमले इसराइल की ज़मीन पर किए गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब सऊदी अरब और यूएई इस जंग में सीधे उतरने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब ने पहले ही अमरीकी फ़ौज को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जानकारों का मानना है कि ईरान इन हमलों के ज़रिए गल्फ के ममालिक पर प्रेशर बनाना चाहता है ताकि वो अमेरिका का साथ ना दें, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिख रही है और गल्फ के मुल्क अब जवाबी कार्रवाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। ईस्टर्न प्रोविंस सऊदी अरब का वो इलाका है जहां मुल्क के सबसे अहम तेल और गैस के ठिकाने मौजूद हैं। इन 30 ड्रोन्स का निशाना मुमकिना तौर पर इन्हीं एनर्जी एसेट्स को तबाह करना रहा होगा, जिन ड्रोन्स को सऊदी अरब ने टारगेट अचीव करने से पहले खुद तबाह कर दिया। बढ़ते हैं आगे। ईरान वॉर के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पर्दे के पीछे चल रही हलचल को और तेज़ कर दिया है। ये खबर अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया। जंग के माहौल में सबसे पहले दावे ही सामने आते हैं। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो तेहरान से उड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि ये मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल की जानकारी या मंजूरी से हुआ है। यही नहीं, एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस असली लीडर से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो शायद यही शख्स मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ हो सकते हैं। और अगर ये बात सच निकलती है तो इसका मतलब है कि जंग के बीच ही बैकडोर डील की ज़मीन तैयार की जा रही है, हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। पाकिस्तान का रोल भी यहाँ बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उसे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन याद रखिए, अभी ये सारी बातें कन्फर्म नहीं हैं और जंग के माहौल में इस तरह की खबरें कई बार प्रेशर बनाने या माहौल बनाने के लिए भी उड़ाई जाती हैं। फिर भी सवाल बड़ा है, अगर गालिबाफ वाकई पर्दे के पीछे एक्टिव हैं तो क्या जंग ख़त्म करने की डील बन रही है या ये सिर्फ एक नई चाल है? याद रखिएगा, ट्रंप ने कहा था और ट्रंप के बाद ऑफिशियल्स अमरीकी बोले थे कि मोहम्मद गालिबाफ ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बात की है। गालिबाफ एकाएक ईरान की पॉलिटिक्स में सबसे नामी चेहरा बन गए हैं। बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर साफ दिखने लगा है। हम और आप भी इससे जूझ रहे हैं। यूरोप कहाँ बच सकता था? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सीधे तौर पर जंग रोकने की अपील करते हुए कहा है कि हालात क्रिटिकल हो चुके हैं और अब फ़ौरन लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। ईयू की मैडम, उन्होंने साफ कहा कि तेल और गैस की कीमतों में उछाल का असर हर मुल्क की इकॉनमी और आम लोगों पर पड़ रहा है। यानी ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला ने जोर देकर कहा कि इस टकराव का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है और अब डिप्लोमेसी ही आखिरी रास्ता बचा है। यानी अब यूरोप भी खुलकर ये मान रहा है कि अगर जंग नहीं रुकी तो इसका झटका पूरी दुनिया को लगेगा। सवाल वही है, जब दुनिया जंग रोकने की बात कर रही है तो क्या मैदान में लड़ रहे मुल्क ये बात सुनेंगे या हालात और बिगड़ेंगे? बात मिडिल ईस्ट की है तो कुछ खबरें यहाँ से। ईरान में भी जमकर नुकसान हो रहा है और ईरान का जो सरकारी मीडिया है IRIB, उसने ये तस्वीर शेयर की है और बताया है कि ये बिल्डिंग जो तबाह है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट रहते थे जिसे अमेरिका के फाइटर जेट्स ने शहीद कर दिया। सईद शमकादरी उनका नाम था। इस पूरी बिल्डिंग को और इसमें रहने वाले लोगों को, दर्जनों लोगों को
शहीद कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स को मारने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स ने इन सब को मार डाला। खैर, उनका फ़ोटो भी नीचे दिया है शहीद का, और ये वो साइंटिस्ट थे। जाहिर बात है कोई अहम इंसान थे ईरान के लिए, जिनके लिए इस पूरी बिल्डिंग को तबाह किया गया। इसराइली ऑफेंसिव टारगेट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान इस्फहान खुर्रम शहर। ईरान पर जो हमले हुए हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी याद दिला दें कि ईरान के इस्फहान और खुर्रम शहर में आज बहुत बड़े हमले हुए हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हैं, जिसको लेकर खदशा था वो हमले किए गए। जबकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन तक किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करने की बात कह रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप लाएतबार। गज़ा से एक कहानी आई है जिसने मुझे एक इंसान के तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इसराइली फ़ौज में वाकई इंसान वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। सिर्फ सोच का डिफरेंस है, या उनके सींग हैं निकले हुए हैं, उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े दांत हैं क्या। एक बाप के कहानी है ये कि उससे जबरन कबूलनामा करवाने के लिए आईडीएफ ने कल उस बाप को उठाया, क्योंकि वो हमले होने लगे थे तो एक वो रिफ्यूजी कैंप के पास था, तो वो आगे बढ़ गया अपने बच्चे को छोड़ के। बच्चा उसका 18 महीने का था। जुल्म 18 महीने के बच्चे पर हुआ है। उस बच्चे को सिगरेट से दाग दिया गया। पकड़ लिया बाप को, तुम इधर कैसे आ रहे थे, ये वो वगैरह। अब अपना जुर्म को बोलो और कहो कि हम तुम पर हमला करने आ रहे थे। ये इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है द न्यू अरब की स्टोरी में, और अल जज़ीरा ने भी इस खबर को छापा है। उस बाप से ज़बरदस्ती झूठा जुर्म कबूल करवाने के लिए उस 18 महीने के बच्चे के यहाँ रान में दोनों तरफ सिगरेट दागी गई और उसको पिनों से चुभोया गया, कील। आप तसव्वुर कर सकते हैं? आप हिल गए होंगे इतना सुन के। मैं पढ़ नहीं पाया आगे, और मैंने उस बच्चे की तस्वीरें देखी, हटा दी, पैरों की तस्वीरें। कौन हैवान है यार ये? इनके साथ क्या होना चाहिए दुनिया में अगर ये खबर सच है। आगे बढ़ते हैं। सीरिया की आर्मी ने कहा है कि उनके फौजी अड्डे पर हमला हुआ है, और ये मिसाइल जिससे हमला हुआ वो इराक से दागी गई। इराक ने फ़ौरन कहा कि कुछ बागी ग्रुप हैं, नए जो हैं वो छल्ले हैं, उछल रहे हैं, उन्होंने ये हमला किया है। नए लोगों के पास भी वहाँ मिसाइल है, कौन देता है? कोलंबिया का एक मिलिट्री प्लेन कल क्रैश हुआ था और उसमें 100 से ज़्यादा लोग सवार थे। उसकी तस्वीरें आपने हो सकता कहीं न्यूज़ में देखी हों। उसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 66 हो गई है। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के चीफ, उन्होंने सीधा कह दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियर स्टेटस है, क्योंकि न्यूक्लियर बम वो बना चुके हैं, तो उन्होंने कहा हमारा जो न्यूक्लियर स्टेटस है नॉर्थ कोरिया का वो इरिवर्सिबल है, अब वो बैक नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्थ कोरिया को ऑफ़र दिया गया था परमाणु निशस्त्रीकरण का, कि अपने सारे बॉम्ब जो है न्यूक्लियर सस्पेंड कर दो, दे दो, उन्हें ख़त्म कर दो, और इसके बदले तुम पर से पाबंदियां उठा लेंगे, तुम्हें माल भी मिलेगा। तो उसने कहा नहीं, नॉर्थ कोरिया तो चल रहा है यंग पांपो, ठीक है। तो उसने अपनी भाषा में कहा, थोड़ा फील करना चाहिए। उसने कहा चल रहा है, हम अपनी सबसे बड़ा हथियार जिसकी वजह से तुम आज हमसे ये बात करने पर मजबूर हुए हो, वही तुम्हें दे दें ताकि तुम कल हमें मजबूर कर दो। वाह जी वाह, ईरान को हम देख रहे हैं। ईरान अगर बम बना लेता, तुम्हारी हिम्मत औकात नहीं थी हमला करने की। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मसला समझ लीजिएगा कि इंसानी फितरत का है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।